5 लोग एक सफ़र पे निकलते हैं, लेकिन बीच रास्ते में वो लोग खुद को एक घने जंगलों के बीच पाते हैं। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? जानिए आगे क्या इंतज़ार कर रहा है उनके लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज़ ट्राइब। आज की मूवी एक इटालियन हॉरर मूवी है जो हमारे आज के डिज़ायर्स को शो करता है। ज़रूर ये मूवी देखें। मूवी का नाम है अ क्लासिक हॉरर स्टोरी। 2021 में रिलीज्ड, डायरेक्टर रॉबर्ट डे फेयो और IMDb रेटिंग 5.9 है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी को एंजॉय कीजिए और फ्रेंड्स, हमारे एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे लगते हैं तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और लगातार ऐसे वीडियो से एंटरटेन आपको करते रहें। कार पूलिंग सर्विस का वेट करते हुए एलिज़ा अपने मॉम से अपने अबॉर्शन अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रही है जो 2 दिनों में है, जिसके लिए ही वो अपने पेरेंट्स के घर जा रही है। थोड़ी देर में उसकी पूलिंग सर्विस आई। बस में एलिज़ा के अलावा होते हैं मार्क, उसकी गर्लफ्रेंड सोफिया, डॉक्टर रिकार्डो और बस ड्राइवर फेब्रिजियो। सफ़र शुरू होने से पहले फेब्रिजियो अपने ट्रैवल ब्लॉग के लिए एक छोटा सा इंट्रो वीडियो बनाता है। सभी लोग सदर्न इटली जा रहे हैं। लंबा सफ़र होने की वजह से सभी आपस में बात करते हुए जाते हैं। इधर न्यूज़पेपर में कुछ लोगों के सदर्न इटली से लापता होने के खबर के साथ साथ वहाँ की मेयर जो माफिया के अगेंस्ट खड़ी है, जिसे लोगों का पूरा सपोर्ट है, उसकी भी खबर छपी होती है। रात में मार्क ड्राइव करता है। मार्क और फेब्रिजियो बियर पीते हुए एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। मार्क ने पूछा उसे ये ईयर मशीन कैसे लगी। वो बताता है स्कूल में कुछ बुली बच्चों ने उसे बहुत मारा था, तभी से उसे ये प्रॉब्लम है। और तभी अचानक से एक मरे हिरन की डेड बॉडी सामने आ जाती है। उससे बचने के चक्कर में गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। अब डायरेक्ट दिखाता है सुबह हो गई है, जहाँ एलिज़ा की नींद किसी के कराहने से टूटती है। एक्चुअली एक्सीडेंट से मार्क के घुटने पे काफ़ी चोट लग गई थी। सभी इमरजेंसी सर्विस नंबर पे फ़ोन ट्राई करने लगे, पर किसी के भी फ़ोन पे नेटवर्क नहीं होता। डॉक्टर रिकार्डो कहता है जल्दी किसी गाड़ी को रोको, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। जब सब नीचे उतरते हैं तो हैरान हो जाते हैं। दूर दूर तक कोई सड़क ही नहीं है, क्योंकि वो लोग जंगलों के बीचों बीच होते हैं और सामने दिखता है एक बड़ा सा रेड हाउस। वो लोग उस घर के दरवाजे तक पहुँचे, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आने पे दोबारा बस में लौट आए। अब बात उठती है ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। मार्क और फेब्रिजियो दोनों एक दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं। फिर मार्क कहता है गाड़ी तो मेन रोड पे थी, फिर जंगल के इतने अंदर कैसे आ सकती है। रात दोनों के ड्रंक होने की वजह से कोई उनकी बात नहीं सुनता। उसके बाद डॉक्टर रास्ता ढूंढने निकलता है। फेब्रिजियो भी उसके साथ गया, क्योंकि वो कंट्री के इसी पार्ट में पला बड़ा है। कुछ दूर जाकर उन्हें अजीब से पुतले और जानवरों के कटे हुए सर नजर आए, जिनका खून अभी भी ताज़ा है। ये देखकर दोनों वहाँ से भागते हैं। इधर बस में बैठी एलिज़ा का ध्यान उस रेड हाउस पे गया, जिसका दरवाज़ा खुला है। अब सभी उस घर के एक कमरे में खड़े हैं और फेब्रिजियो ने अपनी दादी की कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत साल पहले ऐसा सूखा पड़ा था कि लोग भूख से मरने लगे। किसी दूसरी दुनिया से 3 भाई ओसो, मस्ट्रोसो और कारकाग्नोसो घोड़े पर आए, जिसमें एक की आंखें नहीं थी, दूसरे के कान और तीसरे की जीभ। उन्होंने कहा वो उन लोगों की मदद करेंगे, लेकिन इसके बदले में उन्हें इंसान की बलि चढ़ानी होगी। वो पहले उस इंसान की जीभ काटते थे, फिर कान और आंखें निकाल लेते थे। लोग धीरे धीरे उन्हें मानने लग गए और इस घर का भी एक नाम है, समराइमा। सभी बस में ही रात गुजारने का फैसला करते हैं। आधी रात फेब्रिजियो टॉयलेट करने निकला। यहाँ एलिज़ा और सोफिया को उस रेड हाउस से कुछ आवाज़ें आई। दोनों वहाँ देखने चली गई। इतने में फेब्रिजियो दौड़ता हुआ आया और डॉक्टर से कहा जंगल में कोई है, हमें जल्दी छुपना होगा। वो दोनों भी उसी घर की तरफ भागते हैं। रह जाता है पीछे सोया हुआ मार्क। सभी छुपने एटिक रूम भागते हैं, जहाँ उन्हें एक बच्ची मिली और सामने एक बॉटल में रखा उस बच्ची की कटी हुई जीभ। तभी सायरन बजने लगा। एलिज़ा ने खिड़की से बाहर 3 लोगों को देखा जो मार्क को खींचते हुए उसी घर के अंदर ले आए। उन्होंने उसे बांध दिया, फिर बारी बारी से उसकी जीभ, कान और आंखें निकाल लेते हैं। उसके बाद उसे घसीटते हुए वहाँ से लेकर चले गए। उस कमरे के ठीक ऊपर वो चारों डरे और सहमे हुए सब देख रहे होते हैं। सुबह फिर से सब शांत हो जाता है। वो लोग जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। कई घंटों जंगल में चलने के बाद एक जगह पहुँचते हैं जहाँ गाड़ियों की ढेर लगी हुई है। इसका मतलब वो पहले नहीं है जिनके साथ ऐसा हो रहा है। उस बच्ची के पास एक डायरी होती है जिस पे कियारा लिखा है। वो एलिज़ा को अपना फैमिली फ़ोटो दिखाती है, जिसमें से अब कोई नहीं बचा।
एलिज़ा को उस बच्ची के लिए बुरा लगता है। फिर वो उससे पूछती है, क्या तुम्हें इस जंगल से निकलने का रास्ता पता है? और वो लिखती है, ये जंगल नहीं है। उनके सफ़र का अंत उसी जगह होता है जहाँ से शुरुआत की थी, वही रेड हाउस, मानो एक बड़ा सा चक्कर लगाया हो। लेकिन इस बार उनकी बस गायब होती है। बस एक बियर की बोतल पड़ी है जिसे फेब्रिजियो उठा लेता है क्योंकि सब भूखे और प्यासे होते हैं। सब डिसाइड करते हैं आज रात यहीं सोएंगे और अगर वो लोग दोबारा आए तो पूरे घर को जला देंगे। एक बार फिर एलिज़ा के सायरन बजने से आँख खुली, पर वहाँ वो किसी को नहीं देखती। जब दौड़ के नीचे गई तो देखा वैसे ही अजीब से मुखौटे पहने लोगों का जमावड़ा है और सामने सोफिया, डॉक्टर और वो छोटी बच्ची होती है। फेब्रिजियो तुरंत एलिज़ा को खींचकर अंदर ले जाता है। अजीब से रिचुअल शुरू हुई और उन तीनों को भी मार्क की तरह मार दिया जाता है। अंदर एलिज़ा ने फेब्रिजियो से कहा, ऐसे कैसे सब इतनी गहरी नींद सो गए कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। और फिर सामने पड़ी बियर की बोतल देखकर उसने पूछा, इस बियर में क्या था और तुमने कभी क्यों ये बियर नहीं पी? फेब्रिजियो कहता है, ऐसा मत कहो, अब हम दोनों ही अकेले बचे हैं, और एलिज़ा के पास जाता है। फेब्रिजियो के कान में लगी मशीन से उसे कुछ आवाज़ें आती है। उसके कान से मशीन निकाल कर वो सुनने की कोशिश करती है। दरअसल ये एक माइक्रोफोन था जिसमें कोई एलिज़ा को कहीं ले जाने को कह रहा होता है। फेब्रिजियो उसकी इस हरकत पे गुस्सा हो गया और चिल्लाते हुए उसने कहा, तुमने पूरा खेल बिगाड़ दिया। फिर वो दीवार पे टंगी हिरन के पास गया और कहा, ले जाओ इसे, जैसे दूसरी तरफ से उसे कोई सुन रहा हो। तभी मास्क पहने लोग उसे ले जाते हैं। अगली सुबह दिखाता है एलिज़ा एक चेयर से बंधी है, उसके दोनों हाथों में कीलें गड़ी होती है और सामने लोगों की दावत चल रही है। टेबल पे उनके वही मुखौटे, अजीब सा खाना, ग्लास में लाल खून जैसा ड्रिंक। उन्हीं में से एक बच्चा उसी कहानी के तीनों भाई पे लोकगीत गा रहा होता है। टेबल के दूसरी तरफ बैठी होती है टाउन की मेयर। गाना ख़त्म होने पे वो कहती है, कभी मत भूलना, वो हमारे देवता है जिनसे हमें खाना नसीब होता है। एलिज़ा मदद की गुहार लगाते हुए रोने लगी और सब अजीब तरह से उसी के सुर में रोने लगते हैं। तब मेयर ने उसे कहा, तुम मरोगी नहीं तो इन्हें खाना कैसे मिलेगा? दूर से एलिज़ा को एक पुलिस की जीप आते हुए दिखी। उसे थोड़ी आस हुई, पर यह मेयर के लिए आई थी। अब अगले सीन में दिखाता है बेहोश पड़ी एलिज़ा को जब होश आया तो देखती है सामने कई टीवी स्क्रीन्स है जिस पे रेड हाउस के सभी कमरे दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये पूरा एक सेटअप होता है, जैसे किसी स्टेज को सजाया जाता है शो के लिए, उसी तरह लोग उस घर को सेटअप कर रहे हैं। कैमरास लगे हुए हैं और शुरू से ही उन पर नज़र रखी जा रही थी। अब स्क्रीन पे वो फेब्रियाजो को देखती है जो कह रहा होता है वो वही कंटेंट लाता है जिसे लोग सबसे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, जैसे वायलेंस, स्लैशेस, पेन। इसीलिए वो एक क्लासिक हॉरर मूवी बना रहा है। ये वायलेंस लोगों का न्यू कोकेन है, उनका नया नशा। और टीवी बंद हो जाता है। एलिज़ा किसी तरह से वहाँ से निकलती है। बाहर उसे बहुत सारे खाली वैन्स दिखे। एक वैन में सारे मुखौटे और कैमरास रखे होते हैं। वो समझ जाती है कि यही उन लोगों का अड्डा है। फिर एक वैन से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। पास जाकर देखने पे उसे फेब्रियाजो और वही छोटी बच्ची दिखी जो अगले सीन में एलिज़ा को कैसे मारना है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। यानी वो बच्ची भी इसी सेटअप का ही हिस्सा है। एलिज़ा पड़े हुए गन्स में से एक गन उठाकर पहले उस छोटी बच्ची को मारती है और फिर फेब्रियाजो को, और ये सब कुछ कैमरे में उन्हीं लोगों की तरह रिकॉर्ड करती है। फिर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए उसे स्विम सूट में एक बच्चा दिखा। उसके पीछे वो भागने लगी और एक सी बीच पे पहुंचती है, लेकिन उसे ऐसी हालत में देखकर भी कोई उसकी मदद करने नहीं बढ़ता, बल्कि सब के सब उसकी वीडियोस बनाने में लगे हुए हैं। शायद फेब्रियाजो ने सही कहा था, एक्चुअल में लोग यही देखना पसंद करते हैं। और इसके बाद एलिज़ा डिसाइड करती है वो इस बच्चे को नहीं मारेगी। मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट डाउन। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एक और एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।